प्लीज मेक मी होस्ट। और सारे बच्चे आ गए हो बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू यू ऑल। गुड इवनिंग। हाँ ठीक। थैंक यू। चलिए हम लोग बेटा शुरू करते हैं। आज कुछ बजट के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है? कोई बताना चाहेगा अंडर विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज प्रोविजन ऑफ बजट? 112। एनीबॉडी? 112। सही। बहुत अच्छे। अंडर आर्टिकल 112। बजट के बारे में कुछ जानकारी बता। आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है? ये आपका बजट 2025-26, यानी आर्टिकल 112 संविधान में उल्लेख है बजट प्रस्तुत करने का। तो गवर्नमेंट का ये बजट है। अब इसके बेटा कुछ पार्ट्स हैं बजट के। बजट के कुछ पार्ट्स हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू इट्स मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इसने इसको बजट को, जो केंद्रीय बजट 2025 से 26 है, इसमें कुछ टर्म्स यूज किया है। इसने कहा कि इसमें चार इंजन का प्रयोग किया गया है। चार इंजन का प्रयोग किया गया है। तो इंजन का मतलब ही होता है कि कोई स्ट्रक्चर है जिस पर पूरी चीज बैंक अपान है उस पर निर्भर करती है और उसको लेकर वो चलेगा। इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सिस्टम को जो है मोबिलाइज करती है। यहाँ पर सिस्टम क्या है? इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब कि अर्थशास्त्र के बेसिक से जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उनका भारतीय भौगोलिक स्थिति में, यानी कि ये जो 145 करोड़ की अपनी आबादी है, ये जिस भूभाग पर रहती है, इसके ऊपर अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों का अवलोकन करने के बाद एक व्यवस्था बनाई गई है कि आर्थिक गतिविधियां किस हिसाब से होंगी। अपनी अर्थव्यवस्था इस समय, जैसा कि आप जानते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना? यानी कि इसमें दोनों फीचर्स पाए जाएंगे बेटा। एक तो फीचर आपका पाया जाएगा, कहने का मतलब है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी लक्षण पाया जाएगा। और इसमें जो है सेंट्रल एजेंसी जो देखती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जिसको आप कहते हो कि गवर्नमेंट के अधीन अर्थव्यवस्था रहेगी, तो दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं। चार इसमें जो भाग बनाए गए हैं, तो इसमें चार इंजन की बात की गई है, भाग चार नहीं है। इसमें चार इंजन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात करी हुई है। वो चारों इंजन का मतलब होता है कि चार विभिन्न क्षेत्र जिस पर फोकस किया गया है। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ठीक है, यानी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला। और उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया गया है और एक्सपोर्ट पे। ये चार इंजन बताए गए हैं, यानी एग्रीकल्चर, एमएसएमई, और उसके बाद एक्सपोर्ट, और उसके बाद आपका जो है इन्वेस्टमेंट। ये चार इंजन बताए गए हैं। मोटा मोटी बात ये समझिए कि अभी तक लगभग 2 करोड़ 81 लाख लोग इंडिया में टैक्स पे करते हैं। ठीक है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, स्क्रीन पर एक डेटा आया है आपके सामने। एस्टिमेशन क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 34,96,हजार करोड़, 34,96,हजार करोड़ रुपए है।
और खर्चा जो सरकार का होने का एस्टिमेट किया गया है बजट में, वो है बेटा 50,65,000 करोड़। ये जो 15-16 लाख का अंतर आ गया है कि आपकी इनकम है कितना, 34.96 लाख करोड़, और आपका खर्चा कितना होने जा रहा है, 50.65 लाख करोड़। तो लगभग ये 16 लाख करोड़ का जो इधर हेर फेर हो रहा है, दोनों में जो डिसबैलेंस है, ठीक है ना। तो चूंकि सरकार क्या करती है, ज्यादातर सरकार, हम लोगों ने बजट में पढ़ा था कि ज्यादातर गवर्नमेंट्स करती क्या है, घाटे का बजट बनाती हैं। यानी वो बताती हैं कि हमको इनकम मेरी इतनी है, लेकिन मेरे को चाहिए इतना रुपया। अब वो बाकी चीजें कहाँ से लेगी, तो मैंने आपको बताया भी था कि अपने देश के अंदर से भी लेती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेती है। कुछ बिल बना के पब्लिक से भी ले सकती है पैसा, ठीक है। किसान विकास पत्र के माध्यम से तमाम चीजें हैं, अलग अलग योजनाओं के तहत सरकार। और उसके बाद बेटा जैसे कि आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड रिकंस्ट्रक्शन बैंक यानी विश्व बैंक हुआ, वहां से सरकार पैसे को इकट्ठा करेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा ही है। तो ये जो 16 लाख करोड़ रुपए का है, ये देश के ऊपर कर्जा बनेगा, कर्ज बढ़ेगा देश के ऊपर। तो भारत की जो कुल इकोनॉमी है, उसका लगभग, इसको जोड़ने के बाद लगभग 56%, पूरी इकोनॉमी का जो वैल्यू है इंडिया का, उसका लगभग 56% अपने ऊपर कर्जा हो जाएगा। अब अगर आपके दिमाग में बात है कि देश तो फिर उन्नति नहीं कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। 2,81 लाख लोग लगभग टैक्स दे रहे हैं इंडिया में इस समय। उसमें से बेटा क्या है कि भारत सरकार ने जो अभी नया टैक्सेशन पॉलिसी अपनाया है, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो इनकम टैक्स में भारत सरकार ने कहा कि 12 लाख रुपए तक हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। 12 लाख रुपए तक कोई पैसा नहीं लेंगे। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए यह सीमा कितनी है, 12,75,000 रुपया। यानी 75,000 रुपया क्या है बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इट मीन्स वेन एवर an employee's annual income will be evaluated by the income tax authorities, the 75,000 additional rebate will be given to them. If they are making 12 lakh 75,000 rupees in year, then that 75,000 will be ignored. It will not put them in another bracket कि भाई आपकी इनकम 12 लाख के ऊपर है तो आपको टैक्स स्लैब में इतना देना पड़ेगा। एक चीज तो मोटी बात ये समझिएगा, लगभग 2,81,000, सॉरी, 2,81 लाख लोगों इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं भी। उसमें से ये जो 12 लाख वाला सिस्टम इन्होंने बना दिया, 7 से 12 लाख कर दिया, तो 12 लाख में अब क्या होगा बेटा कि ये जो है लगभग 1 करोड़ लोग इसमें कट जाएंगे। 1 करोड़ लोग इसमें कट जाएंगे। मोटा मोटी ये समझिए कि मंथली इनकम जिनकी 1 लाख रुपए है, वो अब टैक्स के दायरे से बाहर है। वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई दुकानदार हो, या कोई व्यवसायी हो, ठीक है बेटा। और टैक्स का, अपने यहाँ टैक्स कैसा चलता है आपको ये भी पता है, अलग अलग इनकम ग्रुप के लिए अलग अलग रेट लगाया जाएगा। ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, है ना। ये सिस्टम है। इक्वल परसेंटेज नहीं लिया जाता है टोटल इनकम का। उसमें ये देखा जाता है कि आप किस ब्रैकेट में आते हो। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, यानी कि जैसी इनकम बढ़ेगी वैसे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। फिर एक लेवल है उसके ऊपर, अगर आप इतना रुपए कमाते हो, लगभग 24 लाख है अभी डेटा, आपको सब मिलेगा, तो आपको लगभग 30% देना पड़ेगा। अलग अलग टैक्स रेट है। भारत सरकार ने टैक्स रेट को नए सिरे से डिफाइन किया है इस बजट में। निर्मला सीतारमन हैज डिड सम कमेंडेबल जॉब थ्रू दिस बजट। आप ये कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैटर, क्योंकि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की किताब जो चाणक्य जी ने लिखा था किसी जमाने में, तो अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखा है, लेकिन उसमें राजनीति विज्ञान का काफी गहराई से अध्ययन किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अर्थ और राजनीति ये सब एक दूसरे के मतलब संबंधित हैं। ऐसा नहीं कि अर्थशास्त्र एकदम अलग है और राजनीति का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सरकार सबसे पावरफुल क्यों है, उसके पास तीन चीजें हैं। उसके पास आर्मी है, यानी कि बल है, फोर्स है। और उसके पास आपकी इनकम को कंट्रोल करने का अथॉरिटी है।
और उसके पास सत्ता है, तो सत्ता ये दो चीजें देती है, इसलिए सत्ता सबसे पावरफुल और सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक, कि वो आपको लोगों का इनकम पे कंट्रोल देती है, तो यानी और पॉलिसी बनाने का पावर देती है, तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, समझ गए। तो अब मुद्दे पे आते हैं। तो भारत सरकार ने 50,65,000। गुड इवनिंग सर। यस, हाँ बोलो विजिता। सर एक बार फिर से बता देंगे जो भी आपने बताया है, क्योंकि मेरा ना कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ओके अभी ओके अभी कनेक्ट हुआ है। ओके ओके। मैं तो बार बार रिपीट करता हूँ, आप सुनते रहोगे। देखो, ओके सर। भारत सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वित्त मंत्रालय जो वित्त मंत्री हैं, तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत बजट प्रस्तुत होता है आर्टिकल 112। ठीक, अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये बताने का प्रयास किया कि ये जो बजट है, ये 50,65,000 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 50,65,000 करोड़ का है, कि लगभग खर्चा हमारा 50,65,000 करोड़ का आने वाला है इस वित्तीय वर्ष में। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि इनकम सरकार ने दिखाया है 34,96,000 करोड़। पहली लाइन पढ़ो, उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 34,96 लाख करोड़, और व्यय कितना है, 50,65 लाख करोड़। तो ये तो बेटा इसका सिस्टम है। अब मुद्दा आता है कि भाई इनकम तो आपकी उतनी है नहीं जितना आप जो है खर्च की बात कर रहे हो, तो पैसा आएगा कहाँ से। तो सरकार इस पैसे का प्रबंध देश की सीमा के अधीन, अंदर और देश की सीमा से बाहर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, अन्य संस्थाओं से लेती है। ठीक, देश की सीमा के अंतर्गत दो तरीके से लेती है, एक तो पब्लिक से लेती है, विभिन्न बिल्स बना के उसको कैश कराने का अथॉरिटी देती है, और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका मेन सोर्स है। ठीक है, उससे लेती है उधार। खैर, तो ये जो 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा एक्स्ट्रा आने वाला है भारत सरकार पब्लिक के ऊपर, तो आपको एक चीज का आइडिया होना चाहिए कि लगभग, डेटा आप डेटा आप कंफर्म करिएगा, एग्जैक्ट डेटा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मौखिक डेटा बोलने में कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होने का चांस रहता है, बट मैं कुछ चीजें यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, उस पर गौर किया जाए। देखो, हम्म अभी तक अभी तक 50,65,000 करोड़ रुपया, 50,65,000 करोड़ रुपया, ठीक है, 50,65,000 करोड़ रुपया जो है खर्च की उम्मीद है इस बजट में। इनकम जो भारत सरकार की होने जा रही है 34,96,000 करोड़ रुपए होने जा रही है। तो बाकी बचा हुआ लगभग अप्रोक्सीमेशन में 16 लाख करोड़ कहाँ से आएगा, 16 लाख करोड़ कहाँ से आएंगे। तो सरकार ने कहा कि ये पैसा मैं देश से अरेंज करूंगा और कुछ विदेशी जगहों से भी अरेंज करूंगा। पहली बात, अरेंज करने के भी उसके पास तमाम तरीके होते हैं। ठीक है, अब ये जो कुल प्राप्तियां दिखा रहा है, इसमें कई तरीके का राजस्व आता है, पता है तुमको। ठीक है, कुछ आता है कैपिटल से संबंधित पूंजीगत, कुछ आता है राजस्व से संबंधित डायरेक्ट, समझ रहे हो। तो उसके बारे में तो बजट पढ़ते समय हमने सिस्टमेटिक आपको बताया हुआ है, पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे थे जब, लोक वित्त। अभी इसमें मुद्दे पर आते हैं कि इसका क्या असर होने जा रहा है। देखो, तो ये 16 लाख करोड़ रुपया सरकार अरेंज करेगी। ठीक है, अब देखो बेटा, राजकोषीय अब कह रहे हैं कि प्राप्तियां, निवल कर प्राप्तियां 28,37 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ठीक है, यानी टैक्स से जो इसको प्राप्ति होगी, 28,37 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। अभी ये अनुमान है। अभी जब अगला बजट पेश होगा, तो उसमें उसके पहले बता देगी सरकार कि भाई देखो, हमारा अनुमान इतने का था, इतना हम पहुंच पाए थे। ठीक है, रेशियो इसका पता लगेगा। अब देखो, ये जो 16 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा देश के ऊपर चढ़ेगा, तो देश का जो टोटल इकोनॉमी है उसका लगभग 56% कर्जे में रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था। तो तुमको लगेगा यार ये तो बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। भारत में हर व्यक्ति के ऊपर लगभग 1,25,000 रुपए, सॉरी, 1,25,000 रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। ठीक है, वार्षिक आधार पर 1,25,000 रुपया।
चाइना में इसका लगभग 4 गुना है, 4 से 5 गुना प्रति व्यक्ति। अमेरिका में 90 लैक्स है। अमेरिका में कितना है बेटा? 90 लैक्स है। अब एक बात और भी है कि उनकी मुद्रा भी हमसे पावरफुल है, ठीक है, जाहिर सी बात है। और उनकी जीडीपी भी हमारी जीडीपी से काफी बड़ी है और आबादी उनकी कम है। तो ऐसा ना समझिएगा कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन डेटा वाइज हम जरूर जो है, मतलब कि हमसे ऊपर 5-6 लोग हैं भी, बड़े लोग हैं, काफी बड़े लोग हैं। उनकी अर्थव्यवस्था से इनका इनका क्या है इसका, ब्रिटेन की बात करो, मतलब इंग्लैंड की बात करो, तो लगभग 40 से 42 लाख रुपए उसके ऊपर कर्जा है प्रति व्यक्ति। यहाँ पे 90 लाख अमेरिका में है, ठीक है। अब उनकी पावर है, पावर का मतलब कर्जा है वो दे भी दे देते हैं, मतलब कर्जे को वापस करने की भी क्षमता है उनकी, ऐसी अर्थव्यवस्था है। वो एक अलग मुद्दा है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। हम जो भी आपसे थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, देखिएगा, कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप सरसरी तौर पे देख सकते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये भारत सरकार ने अपना टारगेट रखा है कि लगभग 4.4% हम जो है राजकोषीय घाटे को, जीडीपी का 4.4% रखने का प्रयास करेंगे, अनुमान किया है, ठीक है। अभी तो समय बताएगा कि क्या होगा इसका। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में, और जो सरकार ने टैक्स का जो रेजिम बनाया है, एक नया टैक्स सिस्टम बनाया है, परसेंटेज लगाया है कि इतनी इनकम पे इतना, इतनी इनकम पे इतना इतना, वो 1 अप्रैल से लागू होगा। यानी बात समझिएगा, अभी जो चल रहा था वो चलेगा 2025 तक पूरा, जब मार्च तक चलेगा, जब 1 अप्रैल शुरू होगा तब ये सब फूट वूट आपको मिलेगी। बात आप समझ रहे हो? तो टेक्निकल मैटर है। और सरकार ने इसमें जो जो योजनाएं, अभी हम पढ़ेंगे आगे, आप देखोगे कुछ योजनाओं की नाम चर्चा करेगी, तो उस योजना के बारे में बहुत डिटेल में नहीं इसमें बताया गया है, इस पीडीएफ के इस पार्ट में। मिनिस्ट्री ने पूरा प्रोफार्मा तैयार किया हुआ है ऑलरेडी, वो जो है समय समय पर पब्लिश होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको, करें कि वित्त वर्ष 2025 और 26 में कैपेक्स व्यय 11.2 लाख करोड़ रुपए, जीडीपी का 3.1% रहने का अनुमान है। तो अब देखिए, एक चीज और समझिएगा यहां पर, कि आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जो अभी हमने आपसे बताया था कि 4 चीजें, सरकार का फोकस 4 चीजों पे है। देखिए, सरकार का फोकस किस पर है बेटा? 4 चीजों पे है। पहला फोकस सरकार का पहला फोकस सरकार का किस पे है, हमने आपसे बताया था? पहला फोकस सरकार का है कृषि पर। पहला फोकस किस पे है? कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। फिर सरकार का दूसरा फोकस किस पर है? एमएसएमई पर, लघु और कुटीर उद्योग पर। फिर सरकार का फोकस किस पर है बेटा? इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर। फिर सरकार का फोकस किस पर है? एक्सपोर्ट पर। सरकार ने इन चारों एरियाओं को इंजन का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? इंजन है। ये क्या है बेटा? इंजन है, ये इंजन है। तो इंजन है चारों। अब पहला इंजन की बात कर रहे हैं कि विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि। तो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि प्रथम जो इंजन है अपनी अर्थव्यवस्था का, ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। धन धान्य कृषि योजना, इसका अगला क्या है? विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। संक्षेप में कह रहे हैं कि राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। क्या सीखा इस पार्ट ऑफ पीडीएफ से? कि विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम के अधीन 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इनका जो मैटर है क्या है कि कम उत्पादकता, कम उपज, औसत से कम ऋण मानदंड वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। तो इसको, इसमें आपके काम की ये जानकारी है कि 100 जिले, और कोई भी स्कीम पढ़ो तो उसका एरिया क्या है पता करो, मुद्दा क्या है, यानी मानक क्या है, तो कम उत्पादकता, कम उपज, औसत से कम ऋण मानदंड वाले हैं, 100 जिले हैं।
और इसकी मारक क्षमता क्या है भाई? 1,70,00,000 किसानों का फायदा होने का संभावना है। अभी हम लोग कृषि पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? कृषि पर फोकस कर रहे हैं। अब आप देखिए ध्यान से, सरकार ने फिर बताया कि भाई ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण नामक एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। यानी एक कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा जिसका क्या नाम रहेगा? ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण। ठीक है बेटा। यानी कि रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट नामक एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, ताकि कौशल यानी स्किल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा। कृषि में जो रोजगार कम मिल रहे हैं लोगों को, उसका जो है क्या होगा बेटा? उसका समाधान होगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये लाइन याद करना कोई जरूरी नहीं है। अभी आगे देखिए, अगला मकसद क्या है? दलहन में आत्मनिर्भरता। 4 इंजन है, तो सरकार कृषि पे क्या क्या कर रही है उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। ठीक है, 4 क्षेत्र में सरकार का मेन फोकस है। दलहन में आत्मनिर्भरता। तो अब बेटा दलहन में क्या आत्मनिर्भरता है सरकार की? देखिए क्या करेगी सरकार। तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, इसको याद कर लेना, 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो भी करंट बजट आया हुआ है, अभी जो बजट चल रहा है वित्तीय वर्ष में, इस बजट में सरकार ने दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसकी कार्य अवधि क्या है, यानी कितने साल का प्रोग्राम है? तो आपको पता होना चाहिए 6 वर्षीय प्रोग्राम है। केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से दालें खरीदेंगी। ठीक है, तो दालों को भी परचेज किया जाएगा। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। आप देखते हो कि दाल वगैरह लोग कम पैदा करते हैं क्योंकि इनको पानी की जरूरत कम पड़ती है। दाल वहीं पर पैदा होती है ज्यादातर जहां पर मिट्टी जो है पानी को कम सोखे, उस नेचर की मिट्टी होनी चाहिए। तो दालों के लिए ज्यादातर उत्पादन में बड़ी दिक्कत आती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो जानवरों की है यहाँ पर। जो अगर अपने इस उत्तर प्रदेश की बात करें, एक राज्य की, विशेष उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, तो या वैसे भी हिंदी भाषी क्षेत्र के जो राज्य हैं जहाँ किसानों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, छोटी जोत जोत के किसान हैं, तो वहां पर आप देखोगे कि सबसे बड़ी समस्या उनके सामने ये है कि खेत में जो पैदा करते हैं वो घर तक नहीं पहुंच पाता है। खेत में जो पैदा करते हैं वो पैदावार उपज घर तक नहीं आ पाती है। कारण उसके कई हैं। मौसम की मार तो किसान हमेशा झेलता है, वो कोई नई बात नहीं है। यहाँ मुद्दा उसके अलावा भी है। नील गायों का आतंक है, ठीक है, और तमाम और भी समस्याएं हैं। तो खैर, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी एग्रेरियन सोसाइटी है। सब्जियों और फलों के लिए क्या कार्यक्रम है? तो उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण, किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। यानी राज्य सरकारों, क्योंकि पूरा देश तो राज्यों में बटा हुआ है, पूरा देश राज्यों में बटा हुआ है, और उत्पादन, प्रभावी आपूर्ति यानी कि इफेक्टिव सप्लाई, ठीक है, प्रसंस्करण यानी प्रिजर्वेशन, और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से जब मिलकर आप काम करेंगे तब उसका असर ग्राउंड लेवल पर दिखेगा, ग्रास रूट लेवल पर। ठीक है, अब इसी क्रम में देखिए आगे, बिहार में मखाना बोर्ड। मखाना बहुत पावरफुल होता है, एक खाद्य पदार्थ है जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है बेटा। तो मखाने का लावा होता है जिसको बोलते हैं अवधी क्षेत्र में या हिंदी भाषी क्षेत्रों में, काफी महंगा भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही पौष्टिक होता है। तो मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इसको याद कर लेना, बिहार में मखाना बोर्ड इस बार स्थापित किया जाएगा। ठीक है बेटा।
अच्छा, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। तो राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अनुसंधान, इकोसिस्टम को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना, और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। ये भी देख लीजिएगा। मत्स्य उद्योग सब कृषि से ही संबंधित है बेटा। मत्स्य उद्योग में कह रहे हैं कि सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाएगी। यह भी कार्य होगा मत्स्य उद्योग पर भी, ठीक है। अब इसी के तहत कपास उत्पादकता मिशन पे क्या है, जरा इसको देखिएगा, ये तुम्हारे काम का ज्यादा है। कह रहे हैं कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है। 5 वर्षीय, ठीक है। वहां पर 6 वर्षीय कार्यक्रम था, दोनों को माइंड में रख लो। यहाँ पर देखो, 6 वर्षीय कौन सा कार्यक्रम है, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्ष का कार्यक्रम है। 5 वर्ष का कार्यक्रम क्या होने जा रहा है, तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष का कार्यक्रम कपास उत्पादकता मिशन है, यानी कि कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, ठीक है। तो ये जो है 5 इयर्स का टर्म है इसका, ठीक है बेटा। इसमें क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लेना। अच्छा, अब और अच्छा फायदा देखिए इधर कर रही है सरकार ने क्या किया। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। पहले किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड 3 लाख की इश्यू होता था, अब 5 लाख कर दिया जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। अब जैसे अगर तुमसे कोई कहे कि आप हमको 300 शब्दों में बजट की कुछ खास बातें बताएं या 500 शब्द में, तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड का भी मैटर लिखना चाहिए उसमें। जब आप पहले इंजन कृषि का परिचय देने लगे कि कृषि में किस किस क्षेत्र में सुधार हो रहा है, तो ध्यान से देखिए कि सरकार ने दालों की उत्पादकता और दालों की खरीद के बारे में कार्यक्रम किया है। दालों की गुणवत्ता सुधारने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए 6 वर्षीय कार्यक्रम बना दिया है उसने, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट फायदा हो जाए किसानों को, तो 3 लाख की सीमा को बढ़ा के 5 लाख कर दिया है बेटा, ठीक है। और असम में यूरिया संयंत्र, इसको भी याद कर लेना। असम में देखो, 2 राज्यों की चर्चा हो गई है, बिहार मखाना बोर्ड, असम यूरिया संयंत्र। नॉर्थ ईस्ट इधर आपका बिहार, दो दो राज्य कैप्चर हुए। असम में जगह का नाम है नामरूप। नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, इसको याद कर लेना। 12.7 लाख, ठीक है। 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला, यूरिया पैदा करने की क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। चलिए, ये तो हो गया विकास का प्रथम इंजन। संक्षेप में जानिए। देखो, स्थिति क्या थी बेटा, ध्यान से देखना। जब बजट पेश किया, सरकार ने कहा कि भाई 50,65,हजार करोड़ रुपए हमको खर्चा चाहिए इस साल का देश को चलाने के लिए। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी इनकम कितनी है, तो उन्होंने जोड़ ओड़ के सब बताया विधिवत कि 34,96,000 करोड़ मेरी इनकम होने का अनुमान है। तो लोगों ने कहा खर्चा कितना करोगे, तो उन्होंने कहा 50,65,हजार करोड़। यानी कि 40 लाख करोड़ था उसके पहले, फिर 45 लाख करोड़ हुआ लगभग बजट, इस बार 50 लाख का, 5-5 लाख करोड़ रुपए लगभग सालाना बढ़ रहा है मोटा मोटी। तो खैर, तो लोगों ने कहा फिर ये बताइए कि जो टैक्स से टोटल आपको मिलने वाला है, टोटल, वो लगभग कितना पा जाओगे। तो उन्होंने बताया कि 28,37,000 करोड़। अब ये डेटा याद कर लो, अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, कैसे याद करें। अगर ये भी नहीं याद कर सकते हो तो फिर बेकार हो। इतना इतना तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ लेना, किसी का मोबाइल नंबर है, आपके सर का है या किसी का है, रिश्तेदार का है, तो उसको याद कर लेना। ये सब 8-10-15 डेटा है, उसको याद करो, ठीक है। कितना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कलेक्शन होगा, कितना एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होगा टोटल, 50,65,000 करोड़, इसी को बजट कहते हैं। बजट में सब कुछ बताया जाता है, अभी क्या चल रहा है, ठीक है, और हम कितना पाने जा रहे हैं, कितने की हमको जरूरत है,
कहाँ से लेंगे, सब पूरा उसमें सिस्टम रहता है। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। अभी आपको एक लिस्ट भी देंगे जिसमें ईयर वाइज दिखाया गया है कि पहले कितना था, इस बार कितना है, आगे क्या उम्मीद है, सब सारे डेटा आपको मिलेंगे, परेशान मत होइएगा। एक पीडीएफ इसके अलावा भी दूंगा जो कि इंग्लिश में है, बट डेटा इसमें जो बचेगा वो उसमें दिया जाएगा। और डेटा इसमें जो है मोस्ट ऑथेंटिक है, जो आपके सामने पीडीएफ है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के वेबसाइट से कनेक्टेड, मतलब वो डेटा वहां से लिया गया है ज़्यादातर, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है कहने को। जो भी है इसमें एकदम परफेक्ट है। चलिए, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि भाई पूरे देश में, मैंने आपसे एक चीज़ और बताया था कि पूरे देश में लगभग 2,81 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से 12 लाख रुपए की जो टैक्स सीमा सरकार ने बना दिया है, 12 लाख टैक्स लिमिट जो कर दिया है, टैक्स लिमिट 12 लाख से स्टार्ट कर दिया है कि 12 लाख के ऊपर जिसकी इनकम होगी उसी से टैक्स लेंगे। ऐसा करने की वजह से ये जो 2,81 लाख लोग टैक्स पे कर रहे हैं, अब आपके पास टैक्स पे करने वाले लोगों की संख्या घट के लगभग लगभग कितना हो जाएगी? तो आपने कहा सर लगभग हमारे पास टैक्स पे करने वालों की संख्या घट के हो जाएगी 1,81 लाख। लेकिन देश की आबादी 1,45 करोड़ है। इसमें भाई कुछ नए रईस भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि सब सब गुड़ा भाग ऐसे ही है कि 2,81 लाख में से इतने कम हो गए बचे इतने। उसमें कितने होंगे वो तो पता लगेगा अगले साल। लेकिन मोटा मोटी मान के चलो कि 2,81 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं बेटा। तो अब इसमें से अगर आपने इसमें से 2,81 लाख में से 12 लाख की सीमा लगा दिया टैक्स की कि 12 लाख इनकम से ऊपर वाले ही टैक्स देंगे, तो अब लगभग 1,81 लाख लोग टैक्स भारत सरकार को देंगे, ठीक है। 1,81 लाख लोग टैक्स देंगे भारत सरकार को। और सरकार ने इन्हीं के दम पर, अब फिर कुछ नए लोग आएंगे, अब वो कितने कर लाख होंगे वो तो समय बताएगा, ठीक है। तो उन्हीं के दम पे सरकार ने 28.37 लाख करोड़ का एक हिस्सा उसमें भी है। पिछले साल लगभग 10 लाख करोड़ रुपए इसको इनकम टैक्स मिला था। तो ये ना समझिएगा कोई छोटी मोटी इनकम है। 10 लाख करोड़ लगभग इनकम इसका इनकम टैक्स से हुआ था, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसको आप समझिएगा कि अब अगर छोटे से शहर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में लगभग 2.5 करोड़ की आबादी है। दिल्ली की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है, ठीक है। तो दिल्ली की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है, जिसमें लगभग 15 लाख लोग टैक्स देते हैं। दिल्ली की आबादी लगभग 15 लाख रुपए टैक्स देंगे, 2.5 करोड़ आबादी है। और अभी जो छूटा है, ये जो 12 लाख का सिस्टम बना दिया है, तो इससे लगभग आप समझिए कि लगभग 25-26 लाख लोग प्रभावित होंगे। यानी इसमें से 5 लाख लोग लगभग कट जाएंगे, 10 लाख बचे, तो एक 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 आदमी जो टैक्स देता है उसके ऊपर 4 लोग आश्रित हैं लगभग, ऑन एन एवरेज। तो 4 लोग उसके ऊपर आश्रित हैं, यानी परिवार के सदस्य हैं। तो उनको फायदा कितनों को होगा? तो लगभग वही आप समझ लीजिए कि 24-25 लाख लोगों को असर पड़ेगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वर्तमान सरकार ने यह टैक्स में जो छूट दिया है वो दिल्ली के चुनाव को भी ध्यान में रखा है। लेकिन ऐसी कोई खास बात इसलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि सरकारें एक चुनाव जीतने के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं खराब करती हैं, उनका अपना एक तरीका होता है। क्योंकि जब ये चुनाव इसके पहले भी हुआ था, इसके पहले का जो बजट पेश किया गया था उसके बाद चुनाव हुए, तो सरकार चाहती तो लोकसभा के चुनाव में फायदा लेने के लिए बजट में कुछ ऐसा प्रावधान करती। लेकिन उसमें उसने नहीं किया, क्योंकि आपको देश को चलाना भी है, नाटक करने से तो देश चलेगा नहीं। कि आप जीत गए और फिर फ्रस्ट्रेशन में बैठे रहें। जब सब कुछ माफ कर दिए हो तो देश को इनकम कहाँ से होगी? तो एक लिमिट है, उसको कोई नहीं क्रॉस कर सकता है। खैर, तो अब हो गया। अब इसने कहा 4 इंजन है भाई साहब। एक कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसने कहा 4 इंजन, एक है कृषि, दूसरा उसने कहा कि एमएसएमई, यानी ज्यादा पॉपुलेशन जिसमें इन्वॉल्व है, लघु और कुटीर उद्योग। फिर उसने कहा कि एक हम इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे, निवेश आए हमारे यहाँ, और एक एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे। अब निवेश आने के लिए ईओडीबी वगैरह जो सब बताए थे, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईओडीबी। ईओडीबी के क्या मानक हैं वो सब हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उसकी भी चर्चा अभी आगे होगी कि किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो विदेशी लोग हैं या अपने ही देश के लोग उस बात को ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर बिजनेस करना आसान है कि कठिन काम है, देश में क्या नीति नियम है।
अगर कोई डिफाल्टर निकल गया तो कैसे उसको डील करेंगे। तो भारत सरकार ने तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया, तो मैंने आपको लोक वित्त पढ़ाते समय बताया भी था। ठीक है, तो इसलिए इसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आइए, बिहार में मखाना बोर्ड, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना हो रही है। आसाम में क्या हुआ था, अभी क्या बताए थे, कोई बताए हमको। असम में क्या किया गया था, दो राज्य की चर्चा हुई थी, कोई बताए। असम में कोई चर्चा हुई थी, असम में क्या यूरिया। किया है, कोई संयंत्र स्थापित किया जाएगा मीट्रिक टन। यूरिया। जो बता दे 12.7 लाख नामरूप, असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन। इतने सिंसियर हो जाओ कि जो सुनो समझ लो इम्तहान में आने वाला है, पेपर आउट हो रहा है, इतना कंसंट्रेशन रखो। एक बार जो पढ़ लो भूलो मत, और ये सोच के पढ़ो कि हमको किसी को पढ़ाना है। स्टूडेंट वाला माइंड ना लगाओ, एज ए टीचर एज ए ट्रेनर सोचो। देन यू विल रिकॉल द थिंग्स प्रॉपरली। तो देखिए, असम में यूरिया फर्टिलाइजर, मतलब यूरिया आप जानते होंगे, यूरिया संयंत्र लगाया जा रहा है 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का। दूसरा इंजन आइए देखते हैं विकास का क्या है। कह रहे हैं कि एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंड में संशोधन, यानी किस उद्योग को एमएसएमई में कर दिया जाए। कौन सा उद्योग लघु उद्योग माना जाएगा, कुटीर उद्योग माना जाएगा, कौन सा उद्योग जो है भारी उद्योग माना जाएगा। तो सरकार उसकी लिमिट बनाई है ना बेटा, कि इतने रुपए का अगर धंधा करते हो, इसकी सीमा, कारोबार में इन्वेस्टमेंट इतना लगाते हो तो लघु उद्योग है, इतना लगाओगे कुटीर उद्योग है, इतना लगाओगे तो सबकी सीमाएं बताई गई हैं, तो भारी उद्योग है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सभी एमएसएमई के क्लासिफिकेशन के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी। बात समझिएगा, 2.5 गुना हमने परसेंटेज में आपको बताया था कि 2.5 गुना माने होता है भैया 250%। ठीक है, 250%। 2 गुना का मतलब होता है 200%। यानी सरकार ने क्या कर दिया कि अगर एमएसएमई का वर्गीकरण यानी निवेश को बांट, बेस देखते हो कि कितना निवेश कर रहा है, बिजनेस में पैसा कितना लगाया है। तो कह रहे हैं जितना पहले पे परिभाषा बनाई गई थी, अब उसको बढ़ा के 100% अगर वो था, तो अब नया वाला 250% हो गया है। यानी उसका 2.5 गुना कर दिया गया। जैसे मान लो 5 लाख रुपए का धंधा लगाते थे पहले, और कहा जाता था कि इसको फला टाइप का उद्योग माना जाएगा, तो अब वही 12.5 लाख तक अगर लगाते हो तब भी वही माना जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। छोटा धंधा है तो टैक्स की बचत होगी, हैवी इंडस्ट्री का काम कर रहे हो तो उसके मानक और कठोर होंगे, तमाम उसकी शर्तें ज्यादा होंगी। समझ गए। फिर कह रहे हैं कि कारोबार की सीमा, यानी कि जो आपका टर्नओवर है उसको 2 गुना कर दिया गया है। मामूली चीज है, थोड़े है ये। यानी आपको सरकार ने एक तरीके से प्रोत्साहन किया है कि आप जो है अपने धंधे में और उन्नत करिए, हम आपसे अतिरिक्त पैसा नहीं लेंगे। हम आपको वही मानेंगे कि आप छोटे धंधे में हो, भी लघु धंधे में हो, कुटीर धंधे में हो, उद्योग में हो। समझ गए। तो उसकी सीमा बढ़ा के 2 गुना कर दिया, 2.5 गुना कर दिया। ये क्रांतिकारी निर्णय है, इसको हल्के में न लेना। ठीक है, इसका सरकार को नुकसान भी होता है तुरंत में, और लंबे समय में फायदा होता है। जैसे तुरंत का मतलब जो इनकम उसकी बढ़ती, इनकम इसके बढ़ने से वो अब नहीं बढ़ रही उतनी, लेकिन 2 साल बाद ये अर्थव्यवस्था को तो मजबूत करेगा, तो अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, तमाम चीजें होंगी। तो सरकार बहुत आगे का भी सोचती है। कुछ चीजें तुरंत के लिए करती है जिसका तुरंत परिणाम मिले, कुछ चीजें आगे के लिए भी सोचती है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज को याद कर लेना बेटा। दूसरे इंजन के रूप में, विकास के दूसरे इंजन के रूप में सरकार ने क्या किया है भैया। तो सरकार ने कह रहे हैं कि विकास के दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई के वर्गीकरण मानदंड में संशोधन किया है। जो पैरामीटर थे, जो मूल्यांकन की पद्धति थी, उसको रीडिफाइन किया है, पुनर्परिभाषित किया है। ठीक है, सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड। अब देखो इसमें क्या किया है। करें कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। कस्टमाइज्ड समझते हो, ग्राहक की सुविधा अनुसार, यानी उसको किस किस टाइप का काम इस क्रेडिट कार्ड से करना है तो उसके स्पेसिफिक उस कार्ड पे वो सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब जो जो उचित है, जितना दे सकता है विभाग उतने का सिस्टम बनाया जाएगा। तो 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। समझ गए। चलो, अब है स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष। स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष, वो हिंदी में था स्टार्टअप, बट मैं हिंदी में क्योंकि टाइप नहीं कर पाता हूँ, तो वो इधर उधर हुआ तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ा। स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष।
तो विस्तारित कार्य क्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के लिए नए कोष की स्थापना की जाएगी। ठीक है। तो चलिए, पहली बार के उद्यमियों के लिए क्या योजना है। पहली बार के उद्यमी, ये इसको पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना, जो पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, 5 लाख महिलाओं, एससी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, यानी कि एससी एसटी कैटेगरी की 5 लाख महिलाओं के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा की गई है। ठीक है। 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराई जाएगी किसको? अगले 5 वर्ष में 5 लाख महिलाओं, जो कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति की हैं, कैटेगरी की, एससी एसटी, उनके एम्पावरमेंट के लिए 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का उनको लोन की उपलब्ध कराई जाएगी व्यवस्था। ठीक है, तो इसको जरूर याद कर लेना। लेकिन वे महिलाएं जो पहली बार कोई उद्योग धंधा कर रही हैं, जिनका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, उनके लिए सुविधा नहीं रहेगी। ठीक है बेटा। अब फुटवियर और लेदर क्षेत्रों, फुटवियर और लेदर क्षेत्रों में क्या कार्यक्रम है, जरा देखा जाए। तो भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, जहां भी ध्यान से देखना, कोई भी क्षेत्र चुनेगा तो हर विषय का अपना एक शब्द होता है, एक शब्दों का जाल होता है, उसी के अधीन चीजें चलती हैं, उसी के अधीन जो है मतलब कि चीजों को बताया जाता है। तो कह रहे हैं कि जैसे फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम कह रहा है। शब्द क्या यूज कर रहा है देखो, भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की, अब शब्द क्या यूज कर रहे हैं, उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता। ठीक है, यानी कॉम्पिटेंस, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, गुणवत्ता, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए 22 लाख व्यक्तियों की को रोजगार दिलाने, 4 लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा की गई है। अब ध्यान से देखिएगा, एक ही लाइन में कई चीज बता दिया इसने। 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाना है, कारोबार जो करेंगे 4 लाख करोड़ का, और एक्सपोर्ट करेंगे 1.1 लाख करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट, उनको सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा। स्कीम क्या नाम है इसका? फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम, ये स्कीम है, इसका क्या नाम है? फोकस उत्पाद स्कीम। इसके लिए है, फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए है। ठीक है बेटा। कितने लोग फायदेमंद होगा, कितने लोगों के लिए? हर योजना को देखो सरकार टारगेट रखती है। पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना बनाया तो पहले तय कर लिया, 5 लाख औरतों को हमको यहाँ से मजबूत बनाना है, एससी एसटी कैटेगरी की। ठीक। अब 22 लाख व्यक्ति को सेट कर रहे हैं किससे? फोकस उत्पाद स्कीम से। ठीक है। अब ये जो 5 लाख महिलाएं हैं, अगर वो रोजगार के लिए ऋण लेती हैं 2 करोड़ तक का अगले 5 सालों में, तो भाई मेरे, वो रोजगार खुद पाएंगी, औरों को भी तो रोजगार पे रखेंगी, सब काम खुद ही कर लेंगी। समझ रहे हो? तो अब ऐसा तो है नहीं कि एससी एसटी कैटेगरी की महिला है तो वो जॉब पे सिर्फ एससी एसटी को रखेगी, ऐसा तो होता नहीं है। बिजनेस करना है तो जो योग्य व्यक्ति है उसको रखना पड़ेगा, वो चाहे जिस कैटेगरी का हो, ठीक है, जिस भी रिलीजन का हो। तो अगर कोई स्कीम किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए बनाई गई है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है। महिलाओं की स्थिति पूरे देश में क्या है सबको पता है, वो चाहे जिस कास्ट क्रीड कम्युनिटी की हो, चाहे जहाँ की हो, महिलाओं की स्थिति पुरुषों से ज्यादा कठिन है। ठीक। तो उनमें से जो सबसे कठिन स्थिति वाली है उसमें से पहला चुना जाएगा ना, 5 लाख, पहले उनको चुना जाएगा। अब ये 5 लाख महिलाएं अगर मजबूत हो गई तो इनके जो हस्बैंड हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनके जो रिलेटिव हैं, या यो कहो कि इनके अगल बगल के लोग रोजगार पाएंगे। कहने का मतलब, एक तीर से कई निशाना लगा, और सामाजिक न्याय भी होगा, यानी किसी का शोषण हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सब बचेंगे इन सब चीजों से, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा, है कि नहीं? चलिए, अब 22 लाख व्यक्ति को अगर तुमने सेट कर दिया फोकस उत्पाद स्कीम, इसमें कोई कास्ट की नाम नहीं लिखा गया है, इसमें सब लोग शामिल हैं, तो इससे इससे कह रहे हैं कि 4 लाख करोड़ का कारोबार हो जाएगा।
अब 22 लाख लोग अगर सेट हुए तो इनका कितने लोगों की नौकरी देंगे, आप समझ सकते हो। ये सरकार, इस तरह से सरकारें जो हैं कार्य करती हैं। someone has I think switched on his mic or her mic। अगर बोलना है तो माइक ऑन कर लो बेटा, नहीं तो बंद कर दो। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय क्या है? अब एक काम ये भी देखो, खिलौना, अब हम लोग तो बड़े हो गए हैं, तो हम लोग तो खिलौने को समझते हैं ये सब फर्जी काम है। फर्जी नहीं है, ये रोजगार देता है भाई लोगों को, और छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन का एक साधन है। छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे देश का भविष्य हैं। अब वो तो पहले खिलौने से ही खेलेंगे, ठीक है। तो भारत को कह रहे हैं, देखो टारगेट इसका देखो कितना महत्वाकांक्षी है, भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे, नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना है। बताइए, समझ गए? इसको भी ध्यान देना। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता, तो बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। देखो बिहार पे काफी सरकार मेहरबान हो रही, ध्यान देना। बिहार को दो चीज हो गया डायरेक्ट। पहले इंजन में क्या मिला था बिहार में, कौन बताएगा क्या मिला था? एग्रीकल्चर के इंजन में बिहार को क्या दिया गया? मखाना बोर्ड। वाह, शाबाश। और खाना। अब हमको बताएंगी सरस्वती जी, और एक बालिका थी, उसका क्या नाम है, अभी नई आई है, राव करके है, गौरी राव। आर यू देयर? Yes, sir. हाउ आर यू? I'm fine. यू फाइन। तो वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट असम हैज गॉट इन इट्स नामरूप एरिया, व्हाट असम हैज गॉट इन दिस बजट? इस बजट में असम को क्या मिला, कुछ बताओगी? असम यूरिया संयंत्र मिला। बहुत अच्छे। अब हमको बताएंगे भाई मनोज भाई, मनोज हो तुम? मनोज, श्लोक, उदित, कोई बोले जो हो। यस सर। हाँ भाई उदित जी, आप हमको एक चीज बताइए यार, कि जो यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा उसकी क्षमता क्या है? सर 12.7 लाख मैट्रिक मीट्रिक टन। टन। शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक बेटा, ऐसे ऐसे आपस में, मतलब ऐसा पढ़ो कि तुमको पढ़ाना है, ऐसा मान के तो तुम्हारी मेमोरी शार्प काम करेगी। और सोचोगे हम ही को पढ़ना है, तो फिर तो जवाबदेही, देखो जब जवाबदेही हो जाती है तो माइंड ज्यादा काम करता है। और जब अपने लिए कोई चीज करते हो तो नहीं भी कर पाओगे, तो खुद से क्या शिकायत, समझ गए ना? तो वो बात है, थोड़ा मेंटलिटी चेंज करा जाए, इसलिए मैं उल्टा सीधा पूछता रहता हूँ बीच में, जिससे कि आप एकदम फिट रहें। चलो, अब देखो बेटा, तो बिहार को फिर एक चीज दिया गया, क्या दिया गया भाई? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, फूड टेक्नोलॉजी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसको याद कर लेना बेटा, एरिया याद कर लेना, खाद्य प्रसंस्करण के लिए और मखाना के लिए, यानी दोनों खाने पीने की चीजें हैं, दोनों के लिए सिस्टम है। ठीक है, चलो। विनिर्माण मिशन, विनिर्माण मिशन। अब आइए देखते हैं विनिर्माण में क्या हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। तो कह रहे हैं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है तुम्हारा प्रोग्राम। तो कह रहे हैं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य उद्देश्य से लघु यानी स्मॉल, मीडियम और लार्ज उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। क्लियर है बेटा? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। अब ये देखो अगर तुम लोग विकास नहीं लिखना जानते हो नए तरीके से, ये भी एक तरीका हो सकता है। एग्जाम में ना लिखना, नहीं तो काट दिया जाएगा। विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश। अब ये देखो, दो इंजन की चर्चा आपने कर दिया, दो इंजन की चर्चा कर दिया भाई। पहला इंजन कौन था उदित बताएं? इस बजट में चार इंजन की बात की गई है, पहला इंजन। पहला इंजन है सर कृषि, खेती। हाँ, एग्रीकल्चर। अब सरस्वती जी बता दें दूसरा क्या था बेटा? एमएसएमई। एमएसएमई। शाबाश। चलो भाई आर्यन बता दो, नहीं तुमको बुरा लग जाएगा कि हमको कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। आर्यन, सबसे कठिन सवाल, तीसरा इंजन क्या है? सर इन्वेस्टमेंट। कह दो यार, सामने लिखा है, ठीक है। विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश, ठीक है। चलो, तो लोगों में निवेश, तो देखो
पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदंडों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। यानी जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, भारत सरकार की कार्यक्रम योजनाएं जो हम लोगों ने पढ़ा था, 100 पेज से ज्यादा की पीडीएफ याद है, तो उसमें आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो कह रहे हैं कि जो भी पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदंड हैं उनको समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। यानी कि अगर कोई नया कॉन्सेप्ट जुड़ा है पोषण से संबंधित तो उसको भी एसोसिएट किया जाएगा। अब देखो यार, ये बहुत महत्वाकांक्षी चीज है, बट मेरे को पर्सनली, आई हैव विजिटेड सो मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस, being an person from academic world, I have visited so many schools and colleges to teach mathematics, give lectures for NDA, IIT, JEE entrance or class 11, 12 maths या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए गणित। तो मैं, ये जो अटल टिंकरिंग लैब की बात बार बार की जाती है, मैं तो ये देखता हूं कि एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, आप ध्यान से देखो, अगर साइंस साइंस में पढ़े होगे तो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक्टिविटी बहुत चर्चा होती है ना। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, एक्टिविटी की बात करते हैं, गणित में भी एक्टिविटी है। तो सीबीएसई बोर्ड हैज प्रेस्ड द गवर्नमेंट द स्कूल्स दैट according to our parameter you are expected to construct a math lab, a science lab, different types of labs are there in every school। तभी आपका जो है रजिस्ट्रेशन चलेगा, नहीं तो कैंसिल कर दिया जाएगा, पढ़ा नहीं सकते आप विद्यालय में बच्चों को। लेकिन हकीकत यह है कि मैंने देखा है अच्छे अच्छे स्कूलों में भी, मतलब 90% को आप कह सकते हो कि वो लैब सिर्फ मान्यता को बचाए रखने के लिए कार्यरत हैं। उसमें बच्चों को ले तो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे वो सीखते उखते ज्यादा नहीं है, सामान उमान भी कम ही मंगाते हैं जब एग्जाम होने वाला रहता है या सीबीएसई बोर्ड से कोई निरीक्षण करने आने वाला होता है, ये स्थिति है। यानी कि कक्षा 10 12 तक जब कॉन्सेप्ट सही से होता है, फिजिक्स में आपने एस सी वर्मा पढ़ा, ठीक है, या आपने वाल्टर लेविस पढ़ा, और ये है जिस पर एस सी बर्मन लिखा है किताब, फिजिक्स की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, आपने पढ़ा, तो पता लगा कि आपने किताब तो पढ़ लिया लेकिन प्रैक्टिकल का कोई नॉलेज नहीं है आपको, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो। जबकि साइंस का मतलब आओ करके देखें, आओ सीखें, ये सब क्या है, आओ करके देखें, इसको प्रैक्टिकल करो तब तो पता लगेगा, ठीक है। मानता हूं कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रहे हो, बॉन्ड नहीं बता सकते हो कि बॉन्ड टूट रहा है, वो नहीं दिखेगा आपको, ऐसे विजिबल तो होता नहीं, बट लेकिन फिजिक्स का तो प्रैक्टिकल कर सकते हो। जी कमान सब याद कर रहे हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड निकालने जाते हैं, 14 आता है किसी का 5 आता है, मतलब एग्जैक्ट तो आ भी नहीं सकता है, जाहिर सी बात है, इतना आसान तो है नहीं, बट ये है कि मतलब अपने लोगों की स्कूल में संभव नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल वो हाई लेवल का मैटर है, एग्जैक्ट वैल्यू जो माना गया है, ठीक है। तो ये हमारे आपके यहाँ कमी है। अब ये टिंकरिंग लैब बहुत बड़ी चीज है। अटल टिंकरिंग लैब बनाई किस लिए गई थी, कोई बताए हमको? अटल टिंकरिंग लैब के बारे में तो पढ़े हो, क्यों बनाई गई थी? आखिर मैंने पढ़ाया तो सर था, कार्यक्रम सारी चीजें बताया स्किल था। पर सर फोर्स ज्यादा देना, मतलब स्टूडेंट्स पे। हाँ बेटा। सर स्किल को इम्प्रूवमेंट देना। हाँ हाँ, कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे सर बेटा? इम्प्रूवमेंट चाहिए सर स्किल में। हाँ, स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए ज्यादा अच्छा है कि नवाचार, इनोवेशन, बच्चों में अगर कोई नया आइडिया आया है तो प्रैक्टिकल करें, ठीक है। साइंटिस्ट बनने की दिशा में अगर जाना चाहते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। बहुत महान उद्देश्य है, हल्के में न लेना इसको, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही नहीं हो रहा है, मैं ये कहना चाहता था। अब देखिए, कह रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में, यानी स्कूलों में व्यवस्था की गई है जिला स्तर पर, सारे स्कूलों में, कुछ स्कूलों में, कि यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब रहेंगी। जो बच्चे साइंटिफिक जोनर के हैं, जो साइंटिफिक मेंटलिटी के हैं, साइंस मेंटलिटी के हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। बट ये सब आदर्श वाली चीजें हैं, व्यवहारिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस विद्यालयों की गलती की वजह से नहीं हो पा रहा है, मतलब जो कर्मचारी हैं। अगले 5 वर्षों में कह रहे हैं कि 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी, ठीक। सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ये भाई क्या करें, जरूरी है। तो भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, ठीक है।
भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये क्या है? कह रहे हैं कि स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा। ठीक है, जो भारतीय भाषाएं हैं, यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं, उसमें भी हायर एजुकेशन तक के लिए पुस्तकों को डिजिटली, ठीक है, बना के देने की योजना की गई है। चलिए, राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, ये क्या है भाई? तो कह रहे हैं कि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। यानी कि अगर आप इंडिया के लिए बनाते हो तो समझ लो दुनिया के लिए बना रहे हो। क्या समझे? क्यों? क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, और इंडिया की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि मैं निर्यात को आसान कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ बनाओगे, समझ लो विदेश में भी बेचोगे। समझ गए? इसका कई तरीके से एक्सप्लेन किया सकता है। तो कह रहे हो कि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, विनिर्माण के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कोई हमको बताना चाहेगा? व्हाट वाज द नीड, व्हाई द नीड फॉर मेक इन इंडिया was felt by the government of India? What prompted government of India to throw such a program, to initiate such initiatives, to run such initiative, to start with such things like Make in India? सर सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट रिलायंट। भारत, अच्छा। आत्मनिर्भर भारत एक मिशन है भारत सरकार का, जाहिर सी बात है। और थोड़ा अंदर चलो, और कोई बताए। ये तो, ये देखो, सर एक, टेक्नोलॉजी शेयर करना, इनोवेशन देना सर। तुम देखो, सारे लोग सुन रहे हो मुझे? सारे लोग सुन रहे हो? अब आओ तुमको एक चीज बताते हैं। सारे लोग सुनो, हमको जरा एक चीज हम बता रहे हैं, उस पर ध्यान देना, जहां डाउट होगा फट से पूछना। देखो बेटा, मैं चीजों को मैथमेटिकली देखता हूँ, लॉजिक से। ये बताओ, इन्होंने, आर्यन ने कहा कि गुरुजी ऐसा है कि सेल्फ रिलायंट, यही शब्द यूज किया था तुमने, यस सर। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। चल भाई, ठीक है। बहुत बड़ी बात है आत्मनिर्भर होना, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, ठीक। मेरा सवाल यह था, कारण क्या है मेक इन इंडिया का? तुमने कहा सर आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ये कारण की अंग्रेजी होती है काज। कारण की अंग्रेजी क्या होती है? काज। ये तुम बता क्या रहे हो? इफेक्ट। बताओ, ऐसे आईएएस बनोगे? शब्दों पे ध्यान। मैं डांट रहा हूं तुमको, तुम्हारे बहाने सबको डांट रहा हूं जो इस तरह का गलत बोलते हैं जल्दी से। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कारण बताओ, और तुम बता रहे हो प्रभाव। तो थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है? बोलो। मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई मेरे, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? समझ गए आर्यन? आर्यन, यस सर। मैं जो कह रहा हूँ समझ पा रहे हो बेटा? सर डिस्कनेक्ट हो गए थे हम। मैं कनेक्ट हो गए हो? तब सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज होती है कॉज, कारण, और एक होता है प्रभाव, इफेक्ट। मेरा प्रश्न ये था कि व्हाट प्रॉम्प्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनिशिएट द थिंग लाइक मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया जैसी चीज करने का जरूरत गवर्नमेंट को क्यों पड़ा? कारण बताओ। तुमने कहा गुरुजी सेल्फ रिलायंट होना है, आत्मनिर्भर होना है। ये कारण नहीं है, ये प्रभाव है, इफेक्ट है। कारण क्या है वो बताओ हमको। कोई बताए, रोहित बेटा, नीरू, निशा, हरियाणा शक्ति, सरस्वती जी, कोई भी बताए, एनीबॉडी। अगर बता सको, नहीं तो हम बताएं। समय दे रहा हूं, 15 सेकंड सोच लो, प्रश्न फिर सुन लो। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसी योजनाएं सरकार सर ने ये जो, हो सकता है कि इंपोर्ट कम करना पड़े। हाँ बेटा। इंपोर्ट पर मतलब कम, कम हो इंपोर्ट। अच्छा, अब सुन लो। मैं बताया था, लेकिन जब बताया था तो ये भी बताया था कि इसको याद कर लेना जो बता रहा हूं। तो तुम लोगों ने बेटा याद नहीं किया।
अब मैं फिर से बता रहा हूं, काफी गहन डिटेल में डिस्कशन किया था, सुनो। सर्विस सेक्टर, ठीक है, हैं? मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है सर्विस सेक्टर, एक होता है इंडस्ट्री सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, समझ गए? और एक है आपका एग्री सेक्टर, यानी एकदम प्राइमरी सेक्टर, भैया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीन क्षेत्र हो गए ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, हाँ या ना? एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे तो पड़े हैं लगभग आधी आबादी, रोजगार दे रही है कितने लोगों को? 16 से 19% लगभग। क्यों बेटा? 16.9 कुछ है, 16 से 19 के बीच में है मैटर। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुई थी 67% की, लेकिन इसने रोजगार में ग्रोथ कितना दिया? लगभग 28%। बात समझिएगा, एम्प्लॉयमेंट में इसने कितना ग्रोथ दिया बेटा? लगभग 28%। 67% का ग्रोथ हुआ था इसके अपने पराक्रम में, इनकम में, इस एरिया में। लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट बढ़ा इससे? 28%। सरकार ने कहा यार ग्रोथ 67% हुआ सर्विस सेक्टर में। ये मैं 14-15 की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही है बात? 2015 में सब लागू हुआ है मेक इन इंडिया वगैरह। किस ईयर में लागू हुआ मेक इन इंडिया? कोई बताए, करेक्ट करो हमको अगर गलत हो तो। 2015 है? कब है? बस, मतलब एकदम नहीं पढ़ रहे हो कोई लोग। सरकार ने अध्ययन किया, देखा कि भाई ये जो सर्विस सेक्टर है इसमें एम्प्लॉयमेंट उस रेट से नहीं बढ़ रहा है जिस रेट में इसकी ग्रोथ हो रही है। जितना ये पैसा कमा रहा है सर्विस सेक्टर, उतनी ग्रोथ नहीं दे पा रहा है जॉब में। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये तो कमी यहां हो गई, ये कमी कहाँ हो गई? टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र में। क्या कि सर्विस सेक्टर में क्या हुआ कि ग्रोथ तो तगड़ा हुआ 67% लगभग, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इस सेक्टर से हुआ केवल 28%, 27 से 28%। इधर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या स्थिति है? छोटी जोतें हैं, खेत कम है, आबादी अधिक है। तो कृषि दो तरह के लोग कर रहे हैं, जिनके पास कृषि के अलावा और कोई काम है ही नहीं, यानी बेचारे परेशानी में है सर और कोई। हाँ, सर मेक इन इंडिया 2014 में हुआ था, सितंबर में, 25 हाँ, सितंबर। सितंबर में हुआ था। और लागू कब से हुआ है? 2015 से। सर 2014। 2014 सितंबर, यानी वही 2014-15 से लागू हुआ है। तो 14 में सरकार ने अध्ययन किया कि सर्विस सेक्टर में 67% की ग्रोथ हुई, लेकिन जॉब में केवल 28% की ग्रोथ हुई। ठीक है बेटा, ज्योति बेटा? यस सर। तो 67% की ग्रोथ हुई, लेकिन जॉब में केवल 28% की ग्रोथ हुई। यस सरकार ने सर। इधर देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चल रहा है। यहाँ पर लोग, जितने का काम होना चाहिए उससे 3 गुना लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। यानी ये क्या हो रहा है? यहाँ पर कैसी बेरोजगारी है? छिपी हुई बेरोजगारी है। यहाँ पर कैसी बेरोजगारी है? छिपी हुई बेरोजगारी है। यानी दिखती नहीं है, लगता है सब काम कर रहे हैं। खेत पे गए सुबह 5 लोग इस घर से काम कर रहे हैं, लेकिन खेत इतना कम है कि वो 5 लोग में पता लगा 3 लोग फालतू में काम कर रहे हैं। वो सही से वहां 2 ही आदमी की क्षमता है। उस खेत की क्षमता, उत्पादकता सिर्फ 2 आदमियों की है, उनका कार्य कर सके, लेकिन वहां लगे कितने पड़े हैं? 5 लोग। समझ गए? तो यहाँ पर सरप्लस है, यहाँ पर लोग अनावश्यक लगे हुए हैं। और यहाँ पे क्या समस्या है इंडस्ट्री सेक्टर में? यहाँ पर अनस्किल्ड लोग हैं, यानी यहाँ पर तो नौकरी है, लेकिन लोगों के पास योग्यता नहीं है। जिस लेवल का जॉब चाहिए उस लेवल के लोग
न तो इंडस्ट्री सेक्टर को मिल पा रहे हैं, न तो सर्विस सेक्टर मिल रहे हैं। तो सरकार ने सोचा कि विनिर्माण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो दोनों में घुसा हुआ है। किसमें? प्राइमरी सेक्टर में और टर्शियरी में। अगर विनिर्माण को पकड़ लें तो इंडस्ट्री सेक्टर यानी कि वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इस सेक्टर पे अगर हम काम कर दें तो सर्विस भी मजबूत हो जाएगा, एग्री भी मजबूत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कौशल विकास केंद्रों की स्थापना सरकार ने किया, मेक इन इंडिया को लॉन्च किया। उसका असर है कि फिर सरकार ने सोचा कि अब आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे, क्योंकि अगर ये सब हम स्किल्ड लेबर बनाने लगेंगे, स्किल्ड वर्कफोर्स हो जाएगी। क्यों? होता क्या है कि सर्विस सेक्टर में जैसे 67% की ग्रोथ हुई, तो जॉब में इसलिए ग्रोथ नहीं हो पाई कि सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के अंदर बहुत हाई एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो वो आउटसोर्स कर लेते हैं, बाहर के लोगों को जॉब पे रख लेते हैं, इंडिया सप्लाई नहीं दे पा रहा है। बात आप समझ पा रहे हो? तो उसका उतना फायदा नहीं हो पा रहा है। और एग्रीकल्चर में क्या है कि एकदम अनस्किल्ड लोग हैं, खेत कम है, काम कर रहे हैं बट वो सही सही बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि जितने एरिया पे काम कर रहे हैं आदमी ज्यादा है, खेत है कम। समझ गए? तो इन्हीं दोनों क्षेत्रों को साधने के लिए बीच में अटैक सरकार ने किया इंडस्ट्री सेक्टर पे, और उसमें विनिर्माण को पकड़ा, विनिर्माण क्षेत्र को पकड़ा। तो विनिर्माण क्षेत्र ने दोनों काम किया, और कौशल विकास केंद्र की स्थापना किया कि स्किल्ड बनाएंगे, 1 करोड़ युवा हर साल तैयार करेंगे करके अपना टारगेट बना लिया। पता लगा अब उससे क्या है, युवाओं में योग्यता बढ़ रही है। तो ये मेन कारण है। बात समझ में आई आर्यन बेटा? हम्म। यस सर, यस सर। हाँ, ये मेन कारण है। और सेल्फ रिलायंट भारत, ये उसका प्रभाव है। बाकी जो निर्यात की बात कर रहे हो, तो निर्यात भी एक सच्चाई है, उसको मैं नहीं नकार रहा हूँ। लेकिन निर्यात तुम कब करोगे? जब कौशल विकास रहेगा, तुम्हारे यहाँ योग्य लेबर्स होंगे, योग्य इंजीनियर होंगे, तब तो अच्छा सामान बनाओगे, इंटरनेशनल लेवल का सामान बनाओगे, तब तो विदेश में बेचोगे। कि रद्दी सामान बेच लोगे अमेरिका में? नहीं बेच पाओगे ना। तो कहने का मतलब समझिएगा। चलिए, तो शब्दों पे ध्यान दिया जाए बेटा। हाँ, नहीं तो एग्जाम में इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। करें, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस लाइन को याद कर लेना। 75,000, 5 वर्षों में 75,000 बढ़ाना है, तो अगले साल 10,000 बढ़ाएगी सरकार। ठीक है? कोई बताएगा भारत में एक डॉक्टर के पीछे कितने पेशेंट हैं? डॉक्टर और पेशेंट्स का रेशियो क्या है बेटा? एक डॉक्टर है, पेशेंट कितना चलेगा? हम्म। सर शायद 110 है। है? सर शायद 110। चेक कर लेना। 110 आदमी पे एक डॉक्टर है। 110 से अगर भाग कर दो 145 करोड़ में, तो भारत में सर क्या 80%। है? 80%। मतलब बेटा? सर एक डॉक्टर के पीछे 80% पेशेंट हैं। नहीं नहीं, आप तो सब घाल मेल कर दे रही हो। एक डॉक्टर एक संख्या है, और संख्या की तुलना समान टाइप की संख्या से की जाती है। और तुम संख्या प्रतिशत एक अलग मैटर होता है। तुम दोनों में क्या बताना चाहते हो? तुम कह रहे हो कि एक डॉक्टर के पीछे 80% पेशेंट हैं, तो वो डॉक्टर का नाम बता दीजिए, उसकी हम उसको जाके प्रणाम कर लें कि पूरे इंडिया के 80% पेशेंट अकेले देख रहा है। नहीं नहीं सर, अस्सी हम्म। परसेंट नहीं, 80 लोग मतलब है। हाँ, तो 80 लोग बता दो। तुम तो परसेंट कर रहे हो, मुझे चक्कर आ गया सुन के 80 लोग। देखो, डेटा जरा कंफर्म करिएगा। मैं भी बहुत पहले ध्यान दिया था, मेरे को उतना भी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जरा कंफर्म करिएगा। यूएनओ शायद कहता है कि 1,000 होने चाहिए, लगभग 1,000, एक डॉक्टर पे 1,000 पेशेंट होने चाहिए। भारत में यह रेशियो 1 और 11,000 का है। अब इसकी आप जांच करिएगा। यस डॉक्टर का मतलब झोला छाप डॉक्टर नहीं, सरकारी कॉलेज से पढ़ा हुआ मान्यता प्राप्त डॉक्टर। समझ गए? प्राइवेट कॉलेज का भी हो तो मान्यता प्राप्त कॉलेज हो। ऐसा कॉलेज ना हो कि सब जेल चले गए हैं और स्कूल पता नहीं है ऑनलाइन डिग्री मिल रही है। समझ गए?
समझ रहे हो? जी सर। आप अपने टाउन में ज्योति जी, आर्यन भाई, नीरू, निरसा, सब लोग देखो अपने टाउन में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे होम टाउन में, कम से कम विधानसभा की बात कर लो अपने, तो तुम्हारे विधानसभा में कितने डॉक्टर हैं जो सही सही डॉक्टर हैं, मान्यता प्राप्त, यूनानी, अरबी और वो वाले डॉक्टर नहीं, वो भी अरबी यूनानी भी मान्यता प्राप्त है, बट कुछ मान्यता प्राप्त है, मतलब सारे स्कूल्स मान्यता प्राप्त नहीं है। तो पता लगा वहां से पढ़ के आ गए, गांव के इंटीरियर में बैठ के डॉक्टर का अपना झोला वोला ले, मतलब मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, अनुभव हो गया है तो दवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं बेचारे, सस्ते में दवाई हो जाती है, सब जाते हैं। धीरे धीरे अनुभव हो जाता है, एक दो पेशेंट उसी में मर जाते हैं, तो सीख लेते हैं उन्हीं के ऊपर। समझ गए? उनको हम डॉक्टर थोड़े मानेंगे, क्या समझे? डॉक्टर का मतलब जो तुम्हारे सर्टिफिकेट डिग्री को प्रमाणित कर सके, अथॉरिटी हो जिसके पास, उसकी योग्यता हो, एमबीबीएस हो, एमएस हो, एमडी हो, बीएचएमएस हो, बीएएमएस हो। अब एक बीच में पढ़ाई आई थी बीईएचएमएस, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, क्या समझे? इलाहाबाद में मेडिकल कॉलेज था, वहां पता लगा कॉलेज की मान्यता रद्द होने के 6-7 साल बाद तक लोग पढ़ते गए, डिग्री लेते गए, सबकी डिग्री, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब फर्जी है, एक कागज का टुकड़ा है, इसको डिग्री नहीं कहते हम, ये कहीं कहीं बैठ नहीं सकते, मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते ये, फिर भी लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, क्या करोगे? तो उनको डॉक्टर नहीं माना जाएगा। सुनो, 1,000 पर्सन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, डेटा चेक कर लेना, 11,000 इंडिया में है, क्या समझ? एक डॉक्टर पे 17,000 दिखा रहा है। हाँ बेटा, 17,000, 17, क्या है 1700 मरीज हाँ, 1700 मरीज क्या है बेटा, एक डॉक्टर पे। इंडिया में है? जी सर। अच्छा अच्छा, कहाँ से डेटा लियो बेटा? सर गूगल से चेक किया अभी। हाँ, क्या क्या टाइप किया था? सर एक डॉक्टर पे मरीज लिखा था, पेशेंट। चलो ठीक है, इसको देख लेना जो भी होगा, मतलब इसको चेक कर लेना डेटा, ठीक है, उसको चेक करके उस डेटा को मेमोराइज करके यहाँ पे एसोसिएट करना है, ठीक है। आंसर राइटिंग में हम डेटा आपको दे देंगे अगली पीडीएफ में, अभी तो 24-25 पन्ने की पीडीएफ है, हो सकता है इसमें आगे मिले भी आपको। देखिए, सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट, अगले 3 वर्षों में जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, 200 केंद्र ऐसे स्थापित किए जाएंगे। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण, ठीक है बेटा, तो यानी कि जो शहरी कामगार हैं उनको आमदनी बढ़ाने और स्थायी रूप से उनकी जो है लिविंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए, उनको सोशियो इकोनॉमिक अपग्रेडेशन के लिए एक स्कीम की घोषणा की गई है जिसका नाम है शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण। पीएम स्वनिधि भी एक योजना आई है, इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। ये स्पेसिफिक है, बहुत काफी स्पेसिफिक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, सरकारी कामगारों के लिए पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था। ई श्रम माने इलेक्ट्रॉनिक लेबर, पंजीकरण की व्यवस्था तथा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी। अब बात आती है अर्थव्यवस्था में निवेश, ठीक है बेटा, अर्थव्यवस्था में निवेश तो अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी, सरकारी निजी भागीदारी माने, सरकारी माने वही गवर्नमेंट का है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे, राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, बहुत स्पेसिफिक है। सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है। इसको 50 वर्ष वाला डेटा पता होना चाहिए आपको कि 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव, ये डेटा याद होना चाहिए। सुधारों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये जो बजट प्रस्तुत हुआ है, ये हुआ कि ये जो तुम इंजन की बात आप कर रहे हो कि देर आर 4 इंजन्स ऑन विच द व्हील ऑफ इंडियन इकोनॉमी विल मूव ऑन थ्रू विच, तो व्हाट इज द फ्यूल ऑफ दिस इंजन? इफ देर इज इंजन देर मस्ट बी फ्यूल। तो भाई अगर इंजन बता रहे हो तो फ्यूल क्या है? फ्यूल का नाम क्या बताया जानते हो? उन्होंने कहा भाई साहब फ्यूल का मतलब है रिफॉर्म्स। फ्यूल क्या है? रिफॉर्म्स।
4 इंजन में ईंधन का काम क्या करेंगे? सुधार। सुधारों का ईंधन प्रयोग किया जाएगा तब इंजन चलेगा। सुधार, टैक्स में सुधार, टैक्स लिमिट में सुधार, ठीक है। मानदंडों में सुधार, क्लासिफिकेशन, एमएसएमई का क्लासिफिकेशन, ठीक है। 2.5 गुना, 2 गुना, यानी कि निवेश का 2.5 गुना, 2 गुना, सब सिस्टम अभी पढ़े थे ना, तो वो दोनों चीज पता होना चाहिए। व्यवसाय की सीमा कितनी है, कहे 2.5 गुना तक बढ़ा देंगे। इन्वेस्टमेंट का कहे 2 गुना बढ़ा देंगे। तो इसको आप याद करिएगा कि 250% निवेश और 200% उसमें इंक्रीमेंट। तो ये सारी चीजें क्या है? सुधार हैं। तो ये फ्यूल का काम करेंगी। समझ गए बेटा? इंजन के फ्यूल हैं। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30 घोषित की गई नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 2025-30 के लिए दूसरी योजना, ठीक है। तो जल जीवन मिशन ये भी है। तो जल जीवन मिशन के बारे में डिटेल में बताए थे, तो 2028 तक बढ़ाया गया है इसको। शहरी चुनौती कोष, इसको लागू करने के लिए उपयोग किया सर जाए। परिसंपत्ति क्या मतलब? हाँ बेटा, परिसंपत्ति मतलब क्या सर? देखो एक शब्द होता है टोटल इमोल्यूमेंट्स। टोटल शब्द होता है जो टोटल इमोल्यूमेंट्स, कुल परिलब्धियां। तो परिसंपत्ति का मतलब उसी टाइप से है। परि का मतलब और कोई यहाँ पे नहीं है, शुद्ध संस्कृत का शब्द है। तो कह रहे हैं कि अब देखो 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा की गई है, जिसे 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव। ये जो हिंदी में पीडीएफ मैंने यूज किया है, अभी क्लास खत्म होने के बाद एक पीडीएफ मैं भेज दूंगा उस पर इंग्लिश में, ठीक है। एग्जैक्टली इसी का इंग्लिश भी मिल जाएगा, बट जो मैं पीडीएफ अभी मेरे पास है वर्तमान में, वो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट ऐसा नहीं है, लेकिन सारी चीजें बजट का मेन मेन सारी चीजें जो इसमें है वो चीज इंग्लिश में है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं संस्कृत के जिसका एग्जैक्ट इंग्लिश मौके पर नहीं बन पड़ता है। वो संस्कृत तुम्हारा माध्यम इंग्लिश का है, इसलिए तुमको दिक्कत हो रही है, समझ रहे हो? उसको वहां से मिला लेना आप, ठीक। अब देखिए, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको तो एकदम से रट लेना। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव। यानी कि एटॉमिक एनर्जी जो अधिनियम बनाया गया था और नागरिक दायित्व, सिटीजन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी सिटीजन से, परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। याद करना क्या है तुमको? 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। यानी कि 20,000 करोड़ रुपए आवंटित होंगे लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMR, ठीक है। तो इनके अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 2033 तक 5 स्वदेश विकसित SMR संचालित करने का प्रस्ताव है। जो भारत देश में ही विकसित हुए हैं उनको जो है बनाने का प्रस्ताव है। पोत निर्माण, समुद्र पे भी काम करना है तो कह रहे हैं पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा। निर्दिष्ट आकार से अधिक विशालकाय पोतों को अवसंरचना सुसंगत मास्टर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ये बहुत स्पेसिफिक टर्म है, HML, ठीक है। अवसंरचना सुसंगत मास्टर लिस्ट, HML में शामिल किया जाएगा। अच्छा, इसके बारे में तो पढ़ाया गया था। भारत सरकार की एक परमानेंट स्कीम चलती रहती है। अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, समुद्री विकास कोष के लिए 25,000 करोड़ रुपए निर्गत किए जाएंगे। 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव है। सरकार का योगदान 49% होगा, शेष योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्रों को करना होगा, ठीक है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम, अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने ले जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा।
कल जब क्लास चलेगी तो इसी पीडीएफ को पहले 20 मिनट में शुरू से रिवाइज करा दूंगा। जिस शब्द का हिंदी नहीं आएगा मौके पे इंग्लिश भी लिख दूंगा, वहीं पर बता देना। और शेष आधा जो है कल पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये आधा काम हो चुका है, लगभग 24 पेजेस हैं, 10 पे हम लोग चल रहे हैं इस समय। ठीक है, आगे जो है कल इसको बजट को पूरा खत्म करेंगे, फिर इस पर आधारित एक और पीडीएफ डिस्कस कर देंगे, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। उसमें प्रयास मेरा रहेगा हिंदी इंग्लिश साथ में चले। ठीक है, चलो। उड़ान, क्या इंग्लिश की जरूरत है किसी को, हिंदी में चलेगा? कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश में भी देखना है इसको? चलो मैं फिर, दोनों जाती है पीछे से। ठीक है, तीन चार लोग हो गए तो मैं इसको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, संस्था के टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, देखो यार बिहार तो भाई क्या बात है, कोई कुछ कहेगा इसी क्या जरूरत पड़ रही, सब कुछ बिहार में हो रहा है क्यों? बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा। ठीक है, अब देखो मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, ये तो चलिए चलेगा ही। बिहार में पश्चिमी कोसी नहर एआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। खनन क्षेत्र में सुधार, टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी। ठीक है, इसको देखते रहना। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा पीछे से ही डिस्कस करेंगे, वहीं से यहाँ से कल फिर पढ़ेंगे। देखो कहाँ गया है, हाँ, और यहाँ से अर्थव्यवस्था में निवेश से कल हम लोग एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, कल अर्थव्यवस्था में निवेश से एक बार फिर पढ़ेंगे। जहाँ पे जो डाउट होगा बताइएगा, अब तक जो बताए थे उसको भी बताइएगा, पूछिएगा जो पूछना होगा, और इसके आगे फिर चलेगा। पीडीएफ में आपको मैं आज भेज दूंगा, इस पीडीएफ को आप ले लीजिएगा, अगर जरूरी समझो तो भेज दें हम। ठीक है जरूरत? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। मैं अभी बोल दूंगा सर को, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे बेटा। ठीक है, देखो इसमें सारे टैक्स स्लैब वगैरह, नई कर व्यवस्था में संशोधित कर संरचना दिखाया गया है सब। ठीक है, 24 लाख रुपए से अधिक 30% बताए थे ना, वो 30% पड़ेगा। टीडीएस टीसीएस को तर्कसंगत बनाना, इसको भी देख लेना। तो हम आपको भेज देंगे, आप इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, रोजगार एवं निवेश, कल हम लोग इसका चर्चा एक बार कर लेंगे फिर। ओके, फिर आई थिंक आई शुड बाइंड है, काफी कुछ है अभी पढ़ने के लिए। ओके सर। कल एक क्लास पूरा इस पर लेते हैं। ठीक बेटा, ओके। चलिए। यस सर। ओके सर। हाँ, अभी अभी तक जो डिस्कस यस किए, सर। किसी को कुछ पूछना हो तो आदेश करो, नहीं तो रखा जाए फिर वाइंड अप किया जाए। ठीक है, जी सर। यस सर। यस सर। चलो, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। थैंक यू थैंक सर। यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट टू यू ऑल। गुड नाइट थैंक यू सर। सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, थैंक यू।